आज सीता निवास में अलग ही माहौल था। कारण आइए जानते हैं। रोटी नहीं, आज तो छोले भटूरे खाऊंगा। देख लो आंटी जी, रोटी का आटा गूंथ चुकी है भाभी, उसके बाद अंकल जी छोले भटूरे का बोल रहे। फिर आप मत बोलिएगा अपनी मर्जी से खाना बना लेती है मैं। अरे मैं क्यों बोलने लगे कुछ? ये इस घर के मालिक है, जो इनका मन करेगा खाएंगे। ऐसे भी आजकल इनकी खुशी 4 गुना हो रखी है। रिटायर होकर बच्चों के साथ वक्त जो बिताने वाले हैं। मुस्कुराती हुई रूपा रसोई में जाती है। फिर से मेनू चेंज हो गया भाभी, अंकल जी ने पराठे के लिए मना कर दिया, अब छोले भटूरे बनाने को बोला है। आजकल घर का माहौल और खास करके अंकल जी का मूड बड़ा खिला खिला से रहता है। देखकर लगता है संडे की भी छुट्टी छोड़ दो और इधर ही रहो। ऐसे भी घर जाते ही मेरा मर्द कलेश करता है, पूरे मूड का सत्यानाश कर देता है। बाहर हॉल में पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसी ठिठोले कर रहा था, तो यहाँ रूपा मुस्कुरा रही थी, पर नीति वो तो कहीं और ही खोई हुई थी। अरे भाभी क्या कर रही हो? गूंथे हुए आटे में पानी डाले जा रही हो क्या? अरे वो नीति अपने आसपास देखती है। उसने 3 बार अलग अलग परात में आटा गूंथ कर रखा था और ये चौथी बार था। क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है ना? किधर खोली है आप? चौथी बार आटा लगा रही है और इस बार तो आटे में सिर्फ पानी है। कुछ नहीं रूपा, वो मैं छोले की तैयारी करती हूँ, तू जाकर आटा लगा। छोले तो वैसे भी घर पर है नहीं। मेनका आज छोले कुलचे बनाने वाली है, उसने छोले जरूर भिगोए होंगे। मैं जाकर उसके यहाँ से लेकर आती हूँ। रसोई से बाहर निकलकर नीति जैसे ही हॉल में आती है, बाहर हो रही बातें उसका ध्यान खींच लेती है। इतने साल काम किया आपने सरकार के लिए, अब सरकार आपको क्या दे रही है? मात्र 80 लाख रुपए। 80 लाख में होता क्या है? अरे तो सिर्फ 80 लाख थोड़ी ना दे रहे हैं आपको। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 1 प्यारी बहू है, ऊपर से मेरे 15-20 लाख की सेविंग है। पूरे पैसे मिलाकर 1 करोड़ आपके अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है? और फिर पेंशन भी तो आएगी हर महीने। मुझे तो कैसे भी करके एक फॉरेन ट्रिप करवा दो पापा, उसके बाद तो शादी हो जाएगी मेरी। भगवान करे सब अच्छा ही हो, वरना जब तक पेड़ में आम लगते हैं लोग तभी तक पेड़ के आजू बाजू रहते हैं। पत्ते फल झड़ जाते हैं और लोगों के लिए वो पेड़ भी सिर्फ जगह ऑक्यूपाई करने वाला एक सामान बन जाता है। नीति मेनका के घर भिगोए छोले लेने जाती है, जहां दोनों की बात होती है। 80 लाख भी कोई कम अमाउंट नहीं है, ऊपर से हर महीने 50,000 पेंशन के भी तो आएंगे। मैं तो बहन एक ही सजेशन दूंगी, कम से कम इस 80 लाख में से 30 लाख तू अपने नाम करवा ले। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसी की वैल्यू होती है। क्या यार मेनका, तू तो मेरी सास से भी 4 कदम आगे निकली। जिससे देखो उसे पैसे अपने नाम ही करवाने। पर मेरा मानना है कि सारे पैसे पापा जी के पास ही रहने चाहिए। एक बार बुढ़ापे में इंसान के हाथ से पैसे निकल जाए ना, फिर उसे कोई नहीं पूछता। वहां निशा सोच रही है उसके हाथ 1.5-2 लाख आ जाए। पुनीत फ्लैट लेना चाहता है और मम्मी जी को तो पापा सारे पैसे देने वाले हैं। और एक तू है जो छोले और चने में लगी हुई है। तेरे ससुर जी तेरी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। एक बार 30 लाख रुपए अपने हिस्से में मांग ले, फिर देखना कैसे जीजू तेरे आगे पीछे घूमते हैं। यही जमाना है बहन, समझा कर। पैसे देकर जो मेरे आगे पीछे आए ना, ऐसे रिश्ते मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा होता तो मैं किसी बहुत ही पैसे वाले लड़की को देखकर शादी करती। मैं पैसे के आगे पीछे नहीं घूमती बहन। मुझे तो छोले दे, ज्ञान मत दे। 1 हफ्ते बाद महेंद्र के ऑफिस में उसकी रिटायरमेंट पार्टी थी। उसका पूरा परिवार उसके साथ उस पार्टी में शामिल हुआ था। हाथ में प्लेट लेकर महेंद्र खाना खा रहा होता है, तभी सीता गुस्सा करते हुए कहती है, या आपके सर तो रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिस में? ऐसी कोई सीटिंग नहीं हो सकती जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको भी ऑफिस में रख ले? सरकारी में नहीं, टेम्पररी में ही सही, ऊपर से कुछ पैसे आ जाएंगे। अरे आप भी क्या, पुनीत की माँ, कितनी मुश्किल से तो आजादी मिली है, सुबह से रात तक की चाकरी की। अब बच्चे सेटल हो गए हैं। अपने बेटे की शादी में 3 दिन से ऊपर की छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। अपने बच्चों की शादी के लिए छुट्टी मांगनी पड़े, ये कोई जीवन है? अब तो आराम से विवेक और निशा की शादी में झूम झूम कर नाचूंगा। इतना कमाया मैंने कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बेचारा महेंद्र, उसे तो लग रहा था कि जैसे उसके रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर रहना उसके लिए स्वर्ग जैसा होगा, और वह ऐसा महसूस भी कर रहा था। पर क्या सच में ऐसा होने वाला था? 1 महीने बाद। भैया चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। अभी चाय लेकर जाओ रूपा, मैं स्टॉक मार्केट काम में बिजी हूँ। मार्केट भी फेवर नहीं कर रहा। जिस जगह पैसे लगाओ उसी शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है।
आपने भी तो इन्वेस्ट कर रखा है भैया, आपका क्या सीन है? मैं तो पूरे 1.5 लाख रुपए के नुकसान में चल रहा हूँ। अब तो लग रहा है ये शेयर मार्केट मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। नीति, जरा एक कप कॉफी लाना तो। नीति कॉफी लेकर आती है। शेयर के तो पापा तगड़े खिलाड़ी हैं, एक बार जरा उनसे सलाह ले लो ना। उनके ऑफिस में तो कई लोगों को शेयर खेलना है, उन्होंने ही तो सिखाया है। नहीं, पापा को इस उम्र में क्या ही समझ में आएगा, किसी एजेंट से बात करता हूँ। बोल विवेक, कर लूं क्या? वो 2-4 शेयर्स बताएंगे और पैसे जो होंगे उसे आपस में दोनों हाफ बांट लेंगे। रोज की तरह रूपा ने पहले ही मेनू डिसाइड कर लिया था और घर की इकलौती बहुरानी खाने की तैयारी कर रही थी। और रूपा देवी, आज क्या खिला रही हो? आज तो उपमा बनने वाला है अंकल जी। उपमा खाने का तो मेरा मन नहीं है, अगर खिलाना ही है तो कुछ और खिलाओ। आज नाश्ते में टिकिया खाने का मन कर रहा है, आलू की टिक्की और रोटी कर दो। क्यों पुनित की माँ? अरे आने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आजकल देख रही हूँ मैं, तीनों वक्त आपको अलग अलग खाना चाहिए होता है। राशन मुफ्त में आता है क्या? अब जिस चीज की तैयारी पहले शुरू कर दी है वो खाना तो वेस्ट ही जाएगा ना, कोई जरूरत नहीं है। रूपा, जो बन रहा है वही टेबल पर लगवाओ। पर अंकल जी का मन टिकिया खाने का है तो। बुढ़ापे में सठिया गए हैं तुम्हारे अंकल जी, इनकी बातें ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। कढ़ाई में अभी तक नीति ने सूजी डाली नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसके पापा जी फिर से मेन्यू चेंज कर देंगे। तभी रूपा रसोई में आती है। अभी तक उपमा नहीं बनाया ना भाभी, बाहर से भी इंतजार कर रहे हैं। तेरे थोबड़े को क्या हो गया? हाँ, वैसे तो जब भी पापा से बात करके आती हो हंसती हुई आती हो। क्या बोला पापा जी ने? कहीं पाव भाजी बनाने के लिए तो नहीं बोल दिया? सब्जियां भी इतनी नहीं है। नहीं, वो आंटी जी बोल रही थी जो तुम लोगों ने सोचा है वही बनाओ, तो उपमा ही बनेगा। अंकल जी सठिया गए, उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का। हे भगवान, ये वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। उपमा तैयार हो चुका था और खाने को बाहर सर्व किया जाता है। अब इनके प्लेट में क्या उपमा दे रही है? इन्हें कहीं नहीं जाना, ये तो दिन भर यहीं बैठे। पहले पुनित और विवेक की थाली परोस। पर हमेशा से अंकल जी को पहले में नाश्ता परोसती आई हो ना आंटी जी। तुम्हारी आंटी जी सही कह रही है रूपा। ये पकड़ विवेक, तू मेरी थाली ले ले जल्दी से। बेटा तू पुनित की थाली लगा दे, मैं अपनी थाली खुद लगा लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। महेंद्र खुद उठकर सभी की प्लेट लगाने लगता है। तभी निशा कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। आपको याद है आपके रिटायरमेंट के वक्त मैंने कहा था कि एक फॉरेन ट्रिप करनी है मुझे। बाकी लड़के तो आप लोग देख ही रहे हो मेरे लिए, पता नहीं कब कौन सा लड़का जच जाए और मैं ससुराल की हो जाऊं। उसके पहले एक बार गर्ल्स ट्रिप पर जाना है। तेरा बाप तो सब कुछ तेरी माँ को देकर बैठा है बेटा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। तेरी माँ जो देती है उसी से खर्च चलता है मेरा। निशा की माँ, जरा 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, निशा को विदेश घूमकर आ जाएगी। मैं क्यों दूं? निशा ने अपने पापा से पैसे मांगे तो उसके पापा देंगे पैसे। बड़ा मजाक करती है आप। मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास जो था तब मैंने आपको सब दे दिया। पेंशन भी कहाँ आती है मेरे हाथ। तो वो तो आपकी गलती है ना पापा। यहाँ देखिए बगल वाले पवन अंकल 75 साल के हो गए, आज तक गले पर बैठते हैं। बेटा क्या करता है? मटर कश्ती। और यहाँ देखिए, ना विवेक की शादी हुई है ना निशा की, और आप है कि फ्री होकर बैठ गए। ऐसे बैठकर खाने से तो खजाना भी खाली हो जाता है। हमारी तो तिजोरी फिर भी छोटी है, जिसमें ना बराबर पैसे है। मेरे ऑफिस के पास एक दुकान है, उसमें एक आदमी की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ आप वहां काम पकड़ लीजिए, बोले तो मैं बात करूं। अरे कहाँ की बात कहाँ चली गई? निशा कह रही थी उसे फॉरेन ट्रिप पर जाना है। बताओ मम्मी, तू डायरेक्ट मम्मी से इस बारे में बात करना निशा। लगता है मम्मी नाराज हो गई है। मालकिन मम्मी जी है तो बात मम्मी जी से करना चाहिए। वैसे उस लड़के का क्या हुआ जिसकी माँ से तुम पिछली रात बात कर रही थी? किस लड़के की माँ से आपकी बात हुई? आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे आपको क्या ही बताना रह गया। आप कौन सा अपनी बेटी को विदा कर देंगे? बेटी को विदा करने के पहले तो आप खुद घर पर आकर बैठ गए। कहाँ पहले 1.5 लाख रुपए आते दिखते थे और अब 50,000। इतने से क्या होता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे निशा की शादी होगी क्या पता। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे, अपने ही घर में महेंद्र की इज्जत कुत्तों वाली होती जा रही थी। निशा के लिए लड़का फाइनल हो गया था, अब बाकी चीजें फाइनल हो रही थी। भाग दौड़ तो मम्मी देखो किसी से होने वाली है नहीं। मैं और भैया रहेंगे ऑफिस में, और पापा का शेड्यूल तो तुम जानती हो। दिन भर कभी लाइट रिपेयर करना, कभी टीवी। इसके अलावा तो उन्हें कुछ समझ में आता नहीं। कुछ इवेंट मैनेजर से बात हुई है,
तुम बताओ इसमें से किसका काम अच्छा लग रहा है, जिसका सही रहेगा उसे फाइनल कर देंगे। तभी अपने एक हाथ में बाल्टी और दूसरे में पोछा लिए महेंद्र वहां आता है। अरे रिसोर्ट और इवेंट मैनेजर बुक हो रहे हैं, मुझसे पूछा होता तो मेरे पास कितने लोगों के कांटेक्ट है, 20 से 30% का डिस्काउंट करवा देता मैं। अब तो रहने दो पापा, ये बाल्टी और पोछे के बीच में आप आजकल के ट्रेंड को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम है ना, वी विल डिसाइड, डोंट वरी। एक सुबह हर रोज की तरह अपना झोला और छतरी लिए महेंद्र अपनी बहू के कमरे में जाता है। लगता है पुनीत नहाने गया है। तू बता बहू, सब्जी कौन कौन सी ले आऊं, पालक खाएगी? आप तो है ही, थैंक गॉड। मैं तो भूल ही गई थी, पापा जी कब से इनसे कह रही थी कि आते वक्त बताना रात को समोसे ले आइएगा, पर नहीं, इन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जिससे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सच बता रही हूँ, आप नहीं होते तो लगता है मैं बावली हो जाती। अच्छा पापा जी, मैंने ना लिस्ट बनाई है, राशन भी लगभग खत्म होने वाला है। राशन भी लाना है और सब्जी में पालक के साथ साथ भिंडी और बैंगन भी लाइएगा प्लीज। मेरी बहू ने बोल दिया और काम हो गया। एक बार ये सब करके आ जाता हूँ, फिर सभी के कमरे की चादर बदल दूंगा। चद्दर और पर्दे बड़े गंदे हो रखे हैं। तभी अपने बालों को पोंछता हुआ पुनीत बाथरूम से बाहर आता है। गीजर भी खराब हो गया है, मैं तो घर पर रहता नहीं पापा, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, गीजर बनवाना होगा। रात से पता नहीं एसी को क्या हो गया, 20 के ऊपर टेम्परेचर जा ही नहीं रहा। महेंद्र सुबह सुबह अपनी बहू के लिए सब्जियां लेकर आता है। सभी कमरों के बेडशीट और पर्दे धोने के बाद पुनीत के कमरे की एसी बनाने चला जाता है। बनियान पहने चेयर पर चढ़कर महेंद्र अपना काम कर रहा होता है कि तभी सोसाइटी के 4-5 मर्द और कुछ औरतें वहां आती है। बोर्ड की वोटिंग तो हो चुकी है, अब ये किस चीज का चुनाव चल रहा है अंकल जी? इस बार सोसाइटी की सेक्रेटरी हमारी मिसेस को ही बनाना है बेटा जी। अरे थम जाओ विनोद बाबू, महिला सबसे आगे, इसका ये मतलब नहीं कि मर्दों को भूल जाया जाए। भाभी जी तो पहले ही कई सारे संस्थाओं की प्रेसिडेंट बनकर बैठी है, एक बार सेक्रेटरी बनने का मौका मुझे भी मिलने दो। तो बस आज रात की मीटिंग में तुम सेक्रेटरी पद के लिए मेरा नाम आगे कर देना बेटा। सेक्रेटरी का चयन हो रहा है, इस बारे में हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। ऐसा है तो फिर पापा ही बनेंगे सेक्रेटरी। नीति जैसे ही ये कहती है सभी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और उनका हंसना भी जायज था। जिस मर्द की इज्जत उसके घर वाले नहीं करते, उसकी इज्जत बाहर वाले क्यों ही करने जाएंगे। एक मिनट, आप लोग जो ये हंस रहे हैं ना, इससे पता है क्या कहते हैं? अपना काम पूरा ना करना और फिर खुद पर हंसना। सोसाइटी में एक मीटिंग होने वाली है, इस बारे में हमें बताया ही नहीं गया, यानी कि आप लोग हमें सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं मानते। चलो ये भी अच्छा है, अब सोसाइटी मेंटेनेंस का जो चेक हमारी ओर से आता था ना, वो भी नहीं आएगा। और फिलहाल आप में से कोई सेक्रेटरी बना नहीं है, तो जो सेक्रेटरी है उसके सामने मैं इस बात को रखने वाली हूँ। आप लोग समझते क्या है खुद को? 65 साल के आदमी को, जो एक एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप हंस रहे, उसका मजाक उड़ा रहे और कहते हैं मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए वोट दो। सीरियसली? नीति अपना फोन निकालती है और सभी का वीडियो बनाकर सोसाइटी के ग्रुप में डाल देती है विद अ कैप्शन, क्या हमारे सोसाइटी को ऐसे सेक्रेटरी चाहिए? वहां से जैसे सभी लोग बाहर निकलते हैं, नीति अपने पापा जी से कहती है, बहुत हो गया पापा जी, बहुत हो गया ना, आपकी बीवी इज्जत दे रही है ना बच्चे, और सोसाइटी वाला को तो हमने देख ही लिया। कल को रूपा आपको कुछ बोले उसके पहले आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। जिस आदमी के हाथ खाली हो जाते ना बेटा, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। अब मेरा मन भी जरा टूट गया है, लगता है जैसे अब मुझसे किसी को प्यार ही नहीं था। जो लगाव था सभी को पैसों से ही था। मन लगा रहे इसलिए घर के काम करता रहता हूँ। अब सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही बनेंगे और पेंशन के पैसे अपने हाथ में ही रखेंगे। देखती हूँ मैं कैसे कोई अब आपकी इज्जत नहीं करता। शाम को सोसाइटी मीटिंग में नीति अपने ससुर के साथ पहुंचती है। अब सबसे आग्रह करूंगा कि वोट देकर मुझे ही सेक्रेटरी बनाए, ताकि आप उन लोगों का मजाक उड़ा सके। मेरा मतलब है, आप पर तो हर वक्त काम का प्रेशर रहता है, घर आने के बाद भी कानों पर फोन लगाए रहते हैं आप। ऐसे में आप सोसाइटी का काम कैसे संभाल पाएंगे? और आंटी जी, आपको अपना घर देखना होता है, अपनी बहू का कलेश देखना होता है, उसके बाद आप सोसाइटी को कहाँ वक्त दे पाएंगे? बाकी आप सभी लोग इन दोनों प्रत्याशियों का वीडियो तो देख ही चुके होंगे। अगर कोई इस वक्त इस पोस्ट के लिए बेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ पापा जी हैं। रिटायरमेंट के बाद से सोसाइटी में जब भी जरूरत पड़ी वहां सबसे पहले पापा जी खड़े रहे। सोसाइटी के बाकी मेल घर पर हो या ना हो, पापा जी अवेलेबल ही मिलेंगे। इतने साल अपने काम को ईमानदारी से दिया हो तो क्या सोसाइटी नहीं संभाल पाएंगे?
और तालियों के साथ महेंद्र का चयन एज ए सेक्रेटरी हो जाता है। अगली सुबह वॉक करके लौटा विवेक बार बार बेल बजा रहा था, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। कब से बेल बजा रहा हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा। ये बेल कैसे बंद कर देते हैं सब। बेल किसी ने बंद नहीं किया विवेक, बेल खराब हो गया है। जाते वक्त किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आना। कॉफी नहीं थी? न चाय बन पाएगी ना कॉफी। गैस को तो पता नहीं क्या हो गया है, ऑन ही नहीं हो रही। इस बर्नर को निकाल कर बनवाने के लिए भी दे आना। अरे पापा है ना, उनको बोलो ना बेकार में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो अच्छा खासा लिफाफा लग जाएगा। और इतने भारी गैस को निकाल कर रिपेयर में देकर आना फिर लेकर आना, इतना कुछ नहीं होगा मुझसे। पापा को फुर्सत नहीं है, अब वो सोसाइटी के सेक्रेटरी है। और वैसे भी उनके हाथ के किए हुए काम की वैल्यू कहाँ थी इस घर में। 12,000 राशन में इतने पैसे कैसे लग गए? वो सब मुझे नहीं पता मम्मी जी, पापा जी ने तो कभी इन चीजों का हिसाब नहीं किया। अब जल्दी से पैसे दीजिए ना, राशन वाला सर पर नाच रहा है। मेरे नहीं तो अपने बेटों से दिलवाइए। जेब से पैसे निकालने हैं ये सुनते ही पुनीत और विवेक हाथ पीछे कर लेते हैं। सीता फोन उठाकर जैसे ही अपना अकाउंट देखती है तो इस बार के पेंशन के पैसे तो आए हुए नहीं थे। वो मैं बताना भूल गया था कि खाते में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी कुछ महीनों तक पैसे आएंगे नहीं। वैसे भी मेरे 50,000 से होता ही क्या था। बच्चे अपना एक्स्ट्रा खर्च के लिए यूज करते थे, घर में राशन आता था, आपकी दवाई आती थी, सभी की गाड़ी में पेट्रोल आता था, और वो होता ही क्या था। वैसे भी नकारा का टैग तो आप माँ बेटे ने मुझ पर लगा ही दिया है। चलने दीजिए जैसे चल रहा है। महेंद्र ने अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे अपने पेंशन के पैसों को रुकवा दिया था और घर का काम करना भी बंद कर दिया था। इतने में ही हर तरफ हड़कंप मच जाता है और सभी को महेंद्र की वैल्यू समझ में आ जाती है।